क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट दिसंबर 2019 मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हल लेकर आए हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है और आगे का पार्ट यानी आज का पार्ट भी बहुत ही बेसिक तरीके से ही समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित में से किस में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी जो भी ये आपका लंबाई दिखाई दे रहा है आपके सामने, चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन में किस में घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम कभी पूछ देता है, कभी बढ़ते क्रम में पूछ देता है। इसके अलावा दो शब्द और इस्तेमाल किए जाते हैं, वो होता है आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। अब कह देगा आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, या कौन सा मतलब आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में है, ऐसे इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो वो समझेंगे कैसे कि क्या आरोही क्रम होता है, क्या अवरोही क्रम होता है। जो आरोही शब्द है इसमें देखिएगा ध्यान से, ये देखिए 3 लीटर का, 1 2 3 लीटर का है। अवरोही देखिए कितने लीटर का, 1 2 3 4। कुछ याद मत कीजिए, केवल शब्द को देखिएगा, 1 2 3 4, 4 अक्षर का आना है। कोई ये कहता है बड़ा पहले, यानी जो बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी संख्या होगी वो क्या करेगा, सबसे पहले लिखेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी इसे कहेंगे हम घटते क्रम। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी बड़ा सबसे पहले होगा, उससे छोटा उसके बाद में होगा, फिर उससे छोटा उसके बाद में होगा, सबसे छोटा सबसे लास्ट में होगा। आरोही क्रम, आरोही क्रम देखिए कितने अक्षर का है, 1 2 3 अक्षर का है। यानी इसमें जो छोटा होता है, छोटी संख्या जो होती है वो सबसे पहले होती है। छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उसके बड़ी संख्या। तो ये हमेशा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लेटर पे ध्यान दीजिएगा और निश्चित ही ये हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा। और कभी गड़बड़ मत कीजिएगा आरोही और अवरोही में। अब हम प्रश्न पे आते हैं। घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है, कौन सा इसमें से ऑप्शन है वो आपको टिक करना है। अब यहां पे एक और प्रश्न ये आ रहा है कि यहां पे mm, dm, cm, फिर मीटर, यानी मीटर दिया है, मिलीमीटर दिया है, इसके अलावा आपका डेसीमीटर दिया है। को ये सारे मीटर में चेंज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए एक सूत्र हमने बनाया था, इस पे वीडियो भी है। जितनी चीज बता रहे हैं सब पे वीडियो बनाया गया है, लेकिन एक सूत्र बताया गया है, पहले भी याद कराया गया है। उसे हम लोग कहते हैं में सी डे धक डी एच के, ठीक है। में का मतलब होता है मिलीमीटर, मीटर लिखिए चाहे मत लिखिए। ये होता है सेंटी, ये होता है डेसी, और बीच में हम डैश रखते हैं, जो लिखना है वो लिख दीजिए। डी से होता है डेका, एच से होता है हेक्टो, और ये होता है किलो, ठीक है। अब इसमें आप अगर ग्राम लगाते हैं तो किलोग्राम हो जाएगा, ये हेक्टोग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा। लीटर लगाते हैं तो ये हो जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, जो भी आप लिखना चाहें यहां लगा सकते हैं। लेकिन प्रश्न जो है मेरा वो किससे संबंधित है बाबू, तो प्रश्न संबंधित है मेरा मीटर से। एम लगाया है, सब में देखिएगा लास्ट में एम लगाया है, यानी मीटर से संबंधित है। तो यहां हम लगाएंगे मीटर, ये हो गया मेरा मीटर, ठीक है। तो ये सब मीटर में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो गया डेसीमीटर, ये हो गया मीटर, ये हो गया डेकामीटर, ये हो गया हेक्टीमीटर, ये हो गया किलोमीटर। तो मेसी डे धक जो होता है ये फॉर्मूला केवल याद रखिएगा। किसी भी तरह का प्रश्न हो तुरंत चुटकियों में आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे इन्होंने लिखा क्या है, यहां प्रश्न भी दिखाते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 4 हम लेके चलेंगे, 4 में जो लिखा गया वो हम लिख देते हैं। फिलहाल यहां पे लिख देते हैं, ये है 8500 mm, यहां लिख देते हैं 8500 mm। इसके बाद लिखा गया कमा है 80 dm, इसके बाद है यहां लिख देते हैं 80 dm। इसके साथ ही लिखा गया 80 dm के साथ है 8 cm, 8 cm। इसके बाद लिखा गया 800 cm, 800 cm। इसके साथ लिखा गया 8 dm, 8 mm है,
8 mm, इसके बाद कमा है और 8 m है। तो इसके बहुत सारे फंडे हैं, जिस तरीके से चेंज करना चाहें उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, या तो आप सबको मिलीमीटर में चेंज कर दीजिए या मीटर में चेंज कर दीजिए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा फंडा लगता है मीटर में चेंज करना। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो हम काउंट करते हैं, देखिए कैसे 1 2 3, इसके बीच में कितने हैं, मीटर तक पहुंचने के लिए कितना सीढ़ी चाहिए, कोई 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी या 3 सीढ़ी, 3 सीढ़ी चाहिए, यानी इधर है, यानी बाएं साइड है, मतलब इधर है, अपने हाथ से देखिएगा तो ये बायां हाथ हो गया कि बाएं साइड है मेरे, तो इसमें उतना दशमलव बैठाते हैं, तो इसमें दशमलव अगर बैठाएंगे तो 8500 है, यहां देखिए mm लिख दिया, 8500 mm है, यहां देखिए 8500 mm है, तो 8500 ये हमने लिख दिया। और कितना सीढ़ी चाहिए इसको मीटर पे चढ़ने के लिए, 1 2 3, 3 सीढ़ी चाहिए, 3 अंक के बाद दशमलव चढ़ा देते हैं, पहला बन गया, यानी ये मीटर में चेंज हो गया पहला, ठीक है। दूसरा देखिए 80 dm 8 cm है, 80 dm 8 cm को सबसे पहले 80 dm लिखते हैं, ये हो गया 80 और ये हो गया dm। कितना सीढ़ी बाबू चाहिए इसको, तो आपको ये कहा कि 1 सीढ़ी चाहिए, तो 80 dm को अगर हटाते हैं तो 8.0 हो जाएगा। कितना सीढ़ी चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 के बाद दशमलव लगा दिएगा, 8 हो गया, ये m में चेंज हो गया। इसके बाद लिखा 8 cm, यानी यहां जाएगा 8 cm, ठीक है। 8 cm के लिए कितना सीढ़ी चाहिए बाबू को, 1 सीढ़ी चाहिए, 2 सीढ़ी चाहिए, तो 2 सीढ़ी है और लिखा है 8। अब दशमलव 2 अंक के बाद बैठेगा तो कैसे बैठाएंगे, तो 1 अंक तो हो गया, यहां पे 1 0 यहां बैठा देंगे और यहां दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिएगा 8 यहां दिया है, तो 2 अंक के बाद 2 सीढ़ी चढ़ेगा तो ये मीटर के पास पहुंच जाएगा। अगर नहीं चढ़ पा रहा है तो 0 लगा देते हैं, तो 1 अंक 2 अंक, 2 सीढ़ी हो गया ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, अब ये हो गया मीटर में चेंज। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक साथ है ना, ये दोनों एक साथ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जोड़ते हैं 8.0 और यहां दशमलव का दशमलव, देखिए दोनों मिल रहा है, दशमलव का दशमलव हो गया, यहां 0 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 8, यहां भी 0 लगा सकते हैं, 0 का दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 8 कम 8, ये हो गया 0, ये हो गया 8.08। ये आराम से समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत ही आसान है। ये हो गया 8.08। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप खुद से, निश्चित ही कभी गलती नहीं होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 800 cm और 8 mm। 800 cm है, यानी यहां पे कितना है 800 cm। 800 cm को चेंज करना है, कितना सीढ़ी चढ़ना है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तो 2 सीढ़ी चढ़ना है और लिखा कितना है बाबू 800 लिखा है, 2 सीढ़ी के लिए दशमलव यहां लगा दिए, दोनों कट गया, यानी 8 m हो गया, इसका 8 m हो गया, इसका हो गया, और ये लिख रहा 8 mm, ये लिखा है 8 mm, प्रश्न में था आपका ऐसे 8 mm, देखिए यहां लिखा हुआ है 8 mm है, ये 8 mm है, तो 8 mm को चेंज कीजिए, कैसे चेंज होगा, यहां लिख देते हैं 8 mm। कितना सीढ़ी चढ़ना है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, अब 8 लिख दिए, सीढ़ी कितना चढ़ना है 3 ठो, 1 2 3, तो 0 कितना बैठाएंगे 2 ठो, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी है, दशमलव बैठा दिए, इतना हो गया। अब 8 m में इतना जोड़ना है, ये दोनों एक साथ है, 800 cm और 8 mm, तो ये हो गया 8, दशमलव के बाद ऐसे ही 0 बैठा देते हैं हम, जितना 0 बैठाना है बैठा सकते हैं, और यहाँ पे 008, ये दशमलव वाला ये दशमलव से मिल गया, ये हो गया 8.008, ये हो गया आपका कितना 8 दशमलव, ये दशमलव का दशमलव लिख दिए 8.008, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब चौथा लिखेंगे, तो चौथा में मीटर में है ही, तो 8 m हो गया। ये सब में m है, मीटर में हम चेंज किए, सबको मीटर में चेंज किए हैं। अब बताइए, ये आपका प्रश्न पूछा है आपका घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्या ये घटते क्रम में है आपका, घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ा है 8.500, इसके बाद 8.08, इसके बाद 8.008, इसके बाद 8 m। जी हाँ, बिल्कुल ये घटते क्रम में है। याद रखिएगा, अगर 8.08 है और 8.008 है या 7 है, चाहे कुछ भी है, तो ये 8 पैसा हो गया और 8 पैसा से भी कम है, वही होगा 8.8। ये सबसे बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये उससे छोटा गया, जितना बीच में 0 पड़ता जाएगा उतना ही वो छोटा होता जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कभी भी, और ये आपको बेसिक में बताया गया होगा, ये आपको बेसिक में बताया गया होगा।
तो ये प्रश्न बन गया निश्चित ही। चौथा आपका 39 का 4 आंसर होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये जो है आपका फॉर्मूला, ये जरूर याद रखिएगा। आपको मीटर में चेंज करना हो, ग्राम में चेंज करना हो, लीटर में चेंज करना हो, किसी भी चीज में चेंज करना हो, ये एक फॉर्मूला याद रहेगा तो निश्चित ही तुरंत चेंज हो जाएगा, सेकंडों नहीं लगेगा। एक दो बार प्रयास भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ ऐसा है बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। तो ये प्रश्न हल हुआ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों की संख्या बढ़े तो और भी पढ़ाने में मजा आएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 है। एक 180 cm लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? 180 सेंटीमीटर लंबी तार को, देखिए लंबी तार क्या होता है कि लंबा, मान लीजिए इस तरह का तार, जैसे हम तार भी रखे हैं आज आपके सामने, मान लीजिए इस तरह का तार है। ये जो तार है मान लीजिए ये 180 सेंटीमीटर का है और यही तार है 180 सेंटीमीटर हो चाहे जितना हो, यही आपका तार है। मोड़ के भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यही तार है आपके सामने और इस तार को कहा गया है, एक आयत का रूप दिया गया है। क्या किया गया है? एक आयत का रूप दिया गया है और ये आयत का हमने रूप दे दिया। मान लीजिए ये आयत का रूप दे दिया हमने। ये थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये आयत का रूप हमने दे दिया तार को। अब ये तार बन गया, इसका आयत का रूप भी हमने दे दिया। अब पूछ रहा है कि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसका लंबाई क्या होगा? यही पूछ रहा। बहुत ही आसान सा सवाल है। इतना आसान सवाल तो कभी आया भी नहीं होगा और आज समझा देंगे तो कभी गलती भी नहीं होगा आपसे। देखिए होता क्या है, आयत हमने बताया था कि आयत होता है तो आपका घर का जो सुबह सुबह जो चूल्हा पे खाना बनाते हैं ना, जो गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं, वही तो आयत है आपका। इस तरीके से होता है ना आपका चूल्हा, 2 आंच का जो चूल्हा आपने बनाया था, यही तो आयत है। ये हमने पहले भी बताया, ये आयत होता है। इसमें है क्या कंडीशन, क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि ये जो सिरा है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा? 5 होगा। और ये दोनों ना, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये 2 होगा ना तो ये भी क्या होगा? 2 होगा। इतना समझ रहे हैं ना? बस यही आयत होता है, यही आयत का परिभाषा है। ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। अब पूछ रहा है, एक तार ले लिए, मान लीजिए इस तरह का तार ले लिया है, लंबी तार है, एक आयत का रूप दिया गया है। एक आयत का इसका क्या दिया गया है? रूप दिया गया है, यानी इस तरीके से बनाया गया है। आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए एक आयत हम यहां पे बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कभी गलती नहीं होगा। ये आयत बन गया। अब आयत का कह रहा है कि चौड़ाई जो है, मान लीजिए ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। जब ये 30 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 30 सेंटीमीटर होगा। ये और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां बनाते हैं। रुक, ये थोड़ा साफ नहीं बना, यहां मैं बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा, कभी गलती नहीं होगा, लाइफ में कभी गलती नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न आ गए तो इसको कह रहा है कि आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब ये 30 सेंटीमीटर है और तब ये भी 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये और ये क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो गया मेरा? बराबर हो गया। आयत में यही फॉर्मूला होता है। ये दोनों बराबर हो गया। अब पूछ रहा है कि इसका मान बताइए चाहे इसका मान बताइए। अब चौड़ाई इतना है तो लंबाई क्या होगी? यानी इसका मान बताइए चाहे इसका मान बताइए। अब इसका लंबाई बता देना। एक बता दिए चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, अब लंबाई बताइए ना कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये कितने देर का प्रश्न है बताइए? 2 सेकंड का प्रश्न है। देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो 30 कितना हो गया बाबू? ये 30 है, ये 30 है, 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 हो गया। टोटल कितना सेंटीमीटर का है? टोटल तार कितना सेंटीमीटर का? 180 है। तो 180 में से 60 चौड़ाई को दे दिए। 180 में से 60 चौड़ाई को दे दिए। बचा कितना मेरे पास तार? 0 का 0, 8 में से 6 गया 2, 1 एकम 1, 120 बचा। अब 120 में ये भी है और ये भी है, तो अगर हम 60 रुपया इसको दे दें और 60 रुपया इसको दे दें तो ये बराबर हो गया ना? 60 60 120 हो गया ना? 60 60 कितना हो गया? 120 हो गया। और सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि जो आयत हम बनाए थे, मान लीजिए ये 180 है, ये तार जो है 180 सेंटीमीटर है। जब बनाएंगे ऐसे, जब इसको हम
एक आयत बनाए चाहे कुछ भी बनाए, जब ऐसे बना दिए हम, तो इसमें दूसरा चीज थोड़ी ही घुसेगा। ये चौड़ाई इसका हो गया, ये लंबाई हो गया, ये भी लंबाई हो गया। तो मान लीजिए इसका 60 होगा तो इसका भी 60 होगा, तो 60 60 120 हो गया, और 30 इसका होगा तो 30 इसका होगा, तो ये कितना हो गया? तो 30 30 60 120 180 हो गया। तो वही तो बोल रहा है 180 सेंटीमीटर है, इसका 30 है, तो इसका बताइए कि इसका 30 है तो इसका 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 60 120 होता है, 30 30 60 होता है, सबको जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। एक और चीज, कभी कभी प्रश्न पूछता है इसका परिमाप कितना होता है। परिमाप समझते हैं, ये जो तार है ना, ये तार जो है, ये जो तार है, जितना ये पूरा लंबाई है ना, ये यही परिमाप होता है। वृत्त में देखिए तो यही परिधि होता है, जब ये गोला हो जाएगा, ये गोला, तो यही परिधि होता है, कुछ और परिधि नहीं होता। यही पूरा, ये जो पूरा ये खोल के जितना बड़ा हम कर देंगे, यही परिधि होता है। बस इसी का लंबाई हम लोग देखते हैं, यानी कितना में है। ये गोला हो गया, कोई ये क्या हो गया? परिधि हो गया। और जब ये चौड़ा हो गया तो ये क्या हो गया? आपका परिमाप हो गया। जी, परिमाप निकालने के लिए। और इसी में दो भाग में बढ़ जाता है कि यही लंबाई और चौड़ाई होता है। यही क्या हो जाता है? लंबाई और चौड़ाई हो जाता है। ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। यही लंबाई चौड़ाई होता है। लेकिन ये सब क्या है? ये परिमाप है, आपका परिधि है। बस इतना समझ गए ना, काफी है। क्षेत्रफल के बारे में हमने बताया था कैसे कोष्टक से होता है। नहीं देखा होगा आपने वीडियो तो पुराना वीडियो जो कल का वीडियो है या परसों का, उसे जरूर देख लीजिएगा। तो ये बन गया। अब मेरा आंसर कितना आया बाबू? बताइए अब कितना आया? देखिए 120 cm भी दिया है, कोई गलती मत कीजिएगा। 60 इसको दीजिएगा तो ये कहाँ ऐसे ही खुला रहेगा, तो जब खुला ये छूट जाएगा तो बनेगा कैसे आयत? आयत को चारों चाहिए ना हमको। तो 60 इसको दिए, 60 इसको दिए, तो लंबाई मेरा कितना हो गया? 60 cm। कभी गलती होगा? अभी लाइफ में कभी गलती नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से करेंगे और आज ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, 30 मिनट का क्लास लेंगे, कुछ काम भी है हमको आज। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 11 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। अब शिक्षक कहें कि क्लास 2 के वर्ग में कि बाबू 44 लिखो, क्या करो? 44 लिखो। तो कुछ बच्चा सब क्या किया कि 404 लिख दिया। अब बताइए 44 है? नहीं ना है, गलती किया है। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? अब अध्यापक हैं तो क्या कीजिएगा? खड़ा करा के बेंच पे खड़ा करा दीजिए, यही ना कीजिएगा। आपकी डांट के मार के भगा दीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप वर्ग में अगर शिक्षक होंगे ऐसे करते होंगे, पढ़ाते होंगे, मारते होंगे, पिटते होंगे तो अलग बात है, लेकिन सीटेट के एग्जाम में ऐसा कभी मत कीजिएगा। मारना हो, डांटना हो या उसका सही उत्तर लिखना हो कॉपी वगैरह में, कुछ नहीं। क्योंकि हम जो शिक्षक हैं, हम बीएड या डीएलएड धारी हैं, ट्रेंड टीचर हैं, तो हम बहुत जबरदस्त टीचर हैं। हमको बच्चे का कंसेप्ट चेंज कर देना है। क्या करना है? कंसेप्ट चेंज करना है, उसको सिखा देना है कि लाइफ में कभी गलती नहीं करें। अब सही कॉपी में उत्तर लिख दिए तो उससे क्या फायदा होगा? कह दिए कि बगल वाले से देख के लिख लो, तो उससे क्या फायदा होगा? क्या उसको समझ में आ जाएगा? कभी समझ में नहीं आएगा। अरे उसको ऐसा समझा देंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जैसा टीचर को होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड टीचर हैं हम लोग ना। तो देखिए इसमें कहा गया कि अध्यापक के रूप में आप कैसे संबोधित करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या लिखा। उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। जो जो गलती किया है इसको काट देंगे, और काटने के लिए नहीं लिखा गया, मान लीजिए सही उत्तर लिख दे 44। अब देखिए 44 लिख दें, क्या इससे उसको समझ में आया कि ये 44 होता है? क्या वो जिंदगी भर इसको नहीं भूलेगा? अरे जिंदगी भर तब नहीं भूलेगा जब खुद से करके वो सीख जाए, खुद से करके वो सीख जाए। तो पहला ऑप्शन हो गया, चलिए छोड़िए, गलत हो गया ना, सही उत्तर लिखने से उसको समझ में नहीं आया, हटा दिए। दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरा पे चलते हैं। उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। अब उसको क्या किए हैं कि अच्छा ये 2-3 गलती किया ना, कि चलो इसको उस समूह में रख देते हैं जिसमें सही किया है। मतलब इससे क्या फायदा होगा? इससे खराब ऑप्शन तो आज तक लाइफ में आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे पता नहीं चलेगा कौन सही किया है कौन गलती किया है, इसे पता चलेगा। मतलब समूह में रखना ना, जब भी ऑप्शन मिले आपको समूह में रखने वाला, उत्तर लिखने वाला, ये हमेशा निगेटिव सेंस में होता है मैथ में। केवल देखना है और काटना है। समूह में रखना या मतलब उत्तर लिख देना या कुछ याद करवा देना, डांटना, मारना, पीटना, ये सब निगेटिव सेंस में होता है। ये आपको अपने क्लासरूम में करना है। लेकिन अगर आप 10 टीचर हैं तो कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे कोई फायदा ही नहीं। उसको लाइफ में कभी याद ही नहीं रहेगा, तो आपको पढ़ाने से फायदा क्या है? टीचर ऐसा होता है जब पढ़ाए तो लगे तो हाँ पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया? इसको भी हम हटा देंगे। उसको समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। दूसरा, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अरे अब देखिए चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? क्या लिखा है तुम? क्या लिखा है? 400 मतलब 44 लिखा है कि कुछ और लिखा है? मैं 404 ऐसे मुंह से निकल रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं कहेंगे। मान लीजिए कह दिया टीचर, ये क्या लिखा है जी? तुम गलत सलत लिखता है, सही लिखो, जाओ सही लिख के लेके आओ।
अब भेज दिए उसको, क्या करेगा, देखेगा अगल बगल में कि कौन ठीक लिखा है, देखें देखें, हाँ उसका सही हुआ है। अब देख के लिख दिया, नकल किया, आके दे दिया आपको ठीक लग रहा है यही, दूसरे किसी का नकल करके, मतलब आप 10 टीचर लग रहे हैं कि हाँ 10 टीचर हैं, नहीं ना है तो क्या करूं, ऑप्शन काट दूं ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखिएगा और देख के निश्चित ही काटिएगा, एकदम प्रैक्टिकल वे में सोचिएगा कि क्या कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल वे में सोचिए, जो बच जाएगा वो आंसर टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये है क्या, इसको भी समझना जरूरी है, ये है क्या। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मूर्त जो होता है, मूर्त क्या होता है, मूर्त हो गया जैसे हमने ये आपको दिखाया, ये एक मूर्त पदार्थ है। मूर्त मतलब जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जैसे हमने एक तार दिखाया आपको, तार का प्रश्न था, तार हमने दिखाया, ये हमने इसलिए दिखाया था, दिखाना जरूरी नहीं था, आप तो बड़े लोग हैं, इसलिए दिखाया था क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकल वे में स्कूल में भी समझाएं, प्रैक्टिकल में, इससे मतलब बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है और कभी भूलते भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्त पदार्थ लेके आया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है मूर्त पदार्थ, यानी प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को लाया उन्होंने। और फिर उन्होंने विनिमय, विनिमय क्या शब्द होता है, विनिमय होता है मतलब एक वस्तु के लिए आदान प्रदान करना, इस नियम को उन्होंने समझाएंगे, उस नियम को समझाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चा खुद से करके सीख जाएगा। कितना अच्छा ऑप्शन है। अब लग रहा है ना 10 टीचर हैं, अरे कुछ लाके दिखा रहे हैं तो मजा भी आता है क्लास में। तो ये हो गया ऑप्शन आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है, 21 मिनट हो गया 2 ही 3 क्वेश्चन में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। प्रतिचित्रण, जिसे अंग्रेजी में हम मैपिंग के नाम से भी जानते हैं, यहां देखिएगा मैपिंग भी मिलेगा। यह होता क्या है, क्या इससे संबंधित कभी और भी कभी प्रश्न आया था? जैसे हाँ बिल्कुल आया था, प्रतिचित्रण से संबंधित आया था प्रश्न। ये गणित में एक पाठ्यक्रम, गणित का ये प्राथमिक पाठ्यक्रम है, गणित का ये पाठ्यक्रम है, यानी मैथ का प्राथमिक जो मैथ होता है उसका पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस में है ये प्रतिचित्रण, जिसे अंग्रेजी में हम मैपिंग कहते हैं। अब इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी मुख्य इसका मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब ये पाठ्यक्रम में क्यों डाला गया है, क्या पर्पस है इसका, क्यों डाला गया है, क्या पर्पस है, क्यों मैपिंग होता क्या है और इसका प्रयोग क्या। मैपिंग मींस होगा एक मतलब प्रतिचित्रण हो गया, जैसे 2-3 जैसे एक पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया, और मेन पॉइंट से किसी और पॉइंट को जोड़ते हुए जा रहे हैं, इससे ये हो गया, इससे ये प्रतिचित्रण होता है। इससे त्रिविमीय विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना होता है। त्रिविमीय विचार क्षमता क्या होता है, तो ये पहले मैं बता दूं कि सितंबर 2016, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जरूर देख लीजिएगा, 2016 में ही, फरवरी या सितंबर में आना चाहिए, सितंबर 2016 में यह पूछा गया है त्रिविमीय विचार क्षमता। यह शब्द वहां पे ना देकर स्थानिक विचार क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए कहा गया था, स्थानिक विचार, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए सेम मीनिंग इस्तेमाल होता है। ये इसे देख लीजिएगा, स्पिरिचुअल जो थिंकिंग होता है, स्थानिक विचार क्षमता जो होता है, वो उसको प्रमोट करने के लिए ये प्रतिचित्रण का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना होता है। ये ऑप्शन सेम था, अनुपातिक विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना होता है। और एक और ऑप्शन था कि ये गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित है। ये 3-4 ऑप्शन थे, एक बार जरूर उस प्रश्न को देख लीजिएगा, वही सेम प्रश्न पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए बी ऑप्शन है, तो ए बी जिसमें होगा वो मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो गया। त्रिविमीय विचार क्षमता भी क्लियर हो गया, स्थानिक विचार क्षमता होता है, वो होता क्या है, जब इस तरह का मैपिंग बनेगा तो वो स्थानिक विचार क्षमता आपके अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी से करेंगे। ये एनसीएफ के बारे में है। एनसीएफ ये भी सितंबर 2016 का प्रश्न है। इसमें देखा जाए तो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, वो है आपका अनुपात नहीं है। उसमें आकृति के बारे में पूछा गया था कि आकृति में कौन सा मतलब इसमें से कौन सा भाग का उसमें उपयोग नहीं किया गया है, तो उसमें अनुपात के जगह पे कुछ और उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन सेम था। चॉपर जो होता है, टाइलिंग होता है। टाइलिंग क्या होता है, टाइलिंग हो रही है, जैसे आपने कोई मैदान बनाया है, मैदान में जो टाइल्स वगैरह लगता है ना, उस तरीके से इसका प्रयोग होता है। सममिति क्या होता है, सममिति हो गया, मान लीजिए हमने एच लिखा, एच में कितनी सममिति रेखाएं बनाई जा सकती है, यानी एक दूसरे से जो ढक सके, तो इसमें ऐसे कर दिया जाएगा, तो ये इसको इससे ढक देगा, ठीक है।
और ये ऐसे भी काटेंगे तो ऊपर से क्या ये नीचे को ढक सकता है? जी हाँ। को कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देख लीजिएगा, अगर हम ए बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से ए बना हुआ है, तो इसमें कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं, तो ये आपको बताना होता है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे को नहीं ढकेगा, लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो इस भाग को इस भाग से ढक जाएगा, तो इसमें एक सममिति रेखाएं होती हैं। तो ए बी सी डी ई ऐसे करके सममिति रेखाएं पूछा जाता है। प्रतिरूप, प्रतिरूप को हम पैटर्न कहते हैं, बहुत सारे पैटर्न भी वहां समझाया गया है। तो देखा जाए तो ये सारी चीज आकृति में प्रयोग हुए हैं, लेकिन इसके अलावा शंकु जो दिया था, शंकु का प्रयोग आकृति में नहीं हुआ है। तो ये सितंबर 2016 का प्रश्न है, तो उसे भी हल कर दिया आज आपने। और ये जो अनुपात है, अनुपात का पाठ्यक्रम में जो विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय में जो गणित का पाठ्यक्रम है, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी इसका भाग नहीं है। तो 43 का आपका 4 आंसर होगा। और उसका मतलब 16 वाला जरूर प्रश्न हल कर लीजिएगा अगर आप चाहेंगे तो। हमने मतलब वो पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैथ का हिंदी क्लब ऐप में डाल दिया है, वहां पे आप प्रत्येक ईयर का जरूर कोशिश कीजिए बनाने का। अगर बनाते हैं उसमें रिमार्क्स भी हमने डाल दिया है, पिक्चर वगैरह भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, जिसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बहुत कम प्राइस में है, प्रीवियस ईयर आपका 40 से 50 रुपए के करीब में होगा, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, सूत्र का प्रयोग किए बिना, सूत्र का प्रयोग यानी फॉर्मूला का आपको प्रयोग नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला का। अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम, कोई साधन या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। विभिन्न तरह के जो आयाम होते हैं, विभिन्न आयामों वाले विभिन्न तरह के आयाम, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। दो आयत जो हैं उसका क्षेत्रफल समान हो सकता है। मान लीजिए दो आयत है, मान लीजिए एक ये आयत है और दोनों का क्षेत्रफल लेकिन समान होना चाहिए, ये आपको पता करना है। और ये थोड़ा सा ऊंचा हम बना देंगे क्योंकि क्षेत्रफल समान करना है। और मान लीजिए ये है आपका 6 है, ये 6 है और ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। और ये है आपका, ये 2 है और ये मान लीजिए 9 है, 9 है, थोड़ा पिक्चर बड़ा होता, 9 है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्र का 18 होता है, ये इसका भी 18 पिक्चर बना हुआ, इसमें भी 18 बना हुआ है, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल कितना है? 18 है। अब इसमें दिखाना है कि बिना मापे तौले कैसे हम दिखा सकते हैं। तो हमने एक ग्राफ पेपर की तरह आपको बताया था कि जितना चाहिए, जैसे हम पिक्चर भी आपको बैक का दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने इस तरह के प्रश्न को हल किया था। ये जो प्रश्न था हमने बताया था कि 1 2 3 4, इसमें हमने बताया था कि जो ये ग्राफ पेपर के अनुसार हमने काउंट करके क्षेत्रफल निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमने कैसे बताया था कि ये 16 है। तो इसको हमने ग्राफ पेपर में ग्रिड लाइन खींच के ये हमने बताया था कि ये ग्राफ पेपर का इस्तेमाल हम करते ही हैं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। दूसरा किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? दो पिक्चर है, जाहिर सी बात है वहां पे कोष्टक बना के हम ऐसे किए थे। तो इसमें किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइल्स पे रखेंगे उठा के इसको, उससे पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्षेत्रफल उतना ही आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही आ रहा है। कोष्टक से मेरा मिल जाता है और उससे हम देख सकते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पैमाना का नहीं कर सकते क्योंकि इससे पैमाना से क्या करेंगे? पैमाना मतलब नापना। जैसे इस तरह का अगर हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं इस तरह का, तो इससे क्या करेंगे? हमको मापना पड़ेगा, इतना इधर है इतना इधर है, फिर गुणा भाग करेंगे तो ये मेरा सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। धागा से भी करेंगे तो हमको गुणा भाग करना पड़ेगा, इतना धागा, इतना लंबा धागा है, फिर इतना ये हुआ इतना ये हुआ, फिर गुणा भाग करना पड़ सकता है। लेकिन दो आंसर है तो दो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ग्राफ पेपर और टाइल। ग्राफ पेपर और टाइल किसमें है, यानी बीडी किसमें है? 2 नंबर में आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। टाइल वगैरह तो हम नहीं रखे, टाइल से आप देख लीजिएगा घर वगैरह पे होगा तो उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहां टाइल्स लिखा गया, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दो अगर ये डायमेंशन का है तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर पे हम क्लोज करेंगे आज का वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, 15 जो क्वेश्चन बच जाएंगे, कोशिश करेंगे अगर ज्यादा समय मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में क्लोज करने का। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? उपलब्धि यानी क्यों, मतलब क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा फैक्टर है को गणित को वो लोग एक तरह से कहा जा सकता है फॉलो वो नहीं करते हैं, गणित को वो समझ नहीं पाते हैं, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे क्या कारण हो सकता है?
इसमें दिया है एक लिंग, यानी लिंग मीन्स हो गया लड़का लड़की का, जेंडर का बात, लड़का लड़की का बात। दूसरा है सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, तीसरा है गणित का स्वरूप, चौथा है व्यक्ति का स्वाभाविक क्षमता। लिंग तो हमेशा ऑप्शन हमेशा गलत होता है। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो लड़की होती है वो मैथ में तेज नहीं होती, वो भी ब्रिलियंट होती है, वो भी तेज होती है, वो भी सोच सकती है, वो भी समझ सकती है, आपसे तेज हो सकती है। तो लड़का लड़की का कभी भी चक्कर आए तो लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित होता है, हमेशा वो ऑप्शन गलत होता है। ये खत्म हो गया। गणित का स्वरूप, गणित का स्वरूप अगर मतलब ऐसा होता है, ऐसा बड़ा होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता है। अब गणित का स्वरूप अगर बड़ा होता है कि गणित के मतलब इतना हार्ड होता है, मतलब गणित बहुत ज्यादा हार्ड होता है कि उसका स्वरूप भी तो हम कमजोर कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो स्वरूप वगैरह गणित पे ब्लेम लगाने वाला जो ऑप्शन आएगा कि गणित खराब होता है, गणित ये होता है, वो होता है, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। थोड़ा फेवर भी कीजिए, गणित भी बहुत आसान होता है, ट्रिकी होता है। हमने बताया था एक आंख बंद कीजिएगा तो भी आराम से टिक कर दीजिएगा। चौथा है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता पे ये डिपेंड नहीं करता, ये भी इंडिविजुअल एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं नहीं इसमें कम क्षमता है, उसमें ज्यादा क्षमता है। ऐसा नहीं है, सब में क्षमता है, सब में एक एक गुण होता है, सब विशेष होते हैं सभी बच्चे। तो ये सारे जो होते हैं नेगेटिव सेंस वाले होते हैं। जो बच गया उसको टिक कीजिए, वो आपका करेक्ट आंसर है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सांस्कृतिक क्या हुआ आपका पृष्ठभूमि। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होता है, जैसे समय तो कम है लेकिन थोड़ा सा समझाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक, समाज और सांस्कृतिक का जो पृष्ठभूमि होता है, यानी जो आपका जिस समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, जिस तरह का बैकग्राउंड है वहां का, वो डिपेंड करता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि गांव के जो बच्चे होते हैं, लोग कहता है कि मैथ में जो होते बहुत तेज होते हैं। आपने दुकानदार को भी देखा होगा, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसको पैसे लेन देन में उसे पीछे कर दीजिए, कर सकते हैं आप, नहीं पीछे कर सकते हैं। दुकानदार क्या होता है, वो क्या होता है, उस तरह के समाज, उस तरह के इन्वायरमेंट को मतलब उस तरह के इन्वायरमेंट में सीख गया। बहुत सारे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अंग्रेजी फट्टेदार बोलते हैं, क्योंकि फर्रेटेदार मतलब पूरा तेजी से बोल रहे हैं। तो वो क्या होता है कि कैसे होता है, क्योंकि उस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। अब जो बच्चा हिंदी क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहता है, हिंदी सीख जाता है, अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में रहता है, अंग्रेजी सीख जाता है। तो ये किसका देन है, ये सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का, वहां के बैकग्राउंड का, वहां के वातावरण का देन है। और याद रखिएगा, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या क्या मतलब प्रभाव डालते हैं, अनुवांशिकता, वातावरण, दोनों प्रभाव डालते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। और दोनों के बारे में कभी हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी के वीडियो में आप जाइएगा तो उसका भी डिस्कशन मिल जाएगा। सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जितने वीडियो बनाए गए हैं उतने वीडियो देख लीजिएगा, तो कोई भी आपको सीटेट को क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। वो पेपर 1 के हो, पेपर 2 के हो, पेपर 2 आपका सामाजिक विज्ञान हो, और या पेपर 2 मैथ और गणित हो। आपको एक ही चीज करना है, जब भी एनसीईआरटी की बात आती है तो एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए। ईवीएस पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, या उसका नोट्स या उसके क्वेश्चन बैंक जो आते हैं उसे सॉल्व कीजिए। और आपका 6 to 8 सामाजिक विज्ञान है, को इतिहास, नागरिक, भूगोल 6 to 8 पढ़िए। साइंस है तो साइंस 6 to 8 पढ़िए, मैथ 6 to 8 पढ़िए। निश्चित ही किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी सब जो तरीका है, ट्रिक है, उसे अपनाइए। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।